नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी चीन पर राहुल गांधी के बयान से छिड़े घमासान की। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत की। जानेंगे बिल्किस मामले में क्या रहा कोर्ट का फैसला। शिंदे सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में क्यों हुआ प्रदर्शन। बात करेंगे शाह के सामने ममता के तेवर की, बढ़ती महंगाई पर घिरी सरकार की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तवांग दौरे की 3 साल पुरानी ट्वीट पोस्ट कर घिरे कानून मंत्री किरण रिजिजू। कांग्रेस प्रवक्ता बीवी श्रीनिवास ने कहा, 2019 की तस्वीर से 2022 में दिला रहे हैं सुरक्षा का भरोसा। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अडानी की कंपनी को दिया झटका। अडानी की सीमेंट कंपनी अंबुजा और एसीसी को दिए सरकारी ऑर्डर किए रद्द। सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत। 3000 करोड़ रुपए के जुर्माने पर लगी रोक। एनजीटी ने लगाया था राजस्थान सरकार पर जुर्माना। बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव टेस्ट में जीत के करीब भारत। जीत के सिर्फ 4 विकेट दूर भारत। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश के 6 विकेट पर 278 रन। जीत के लिए अभी और चाहिए 241 रन। तो ये थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तवांग में हुई झड़प का मुद्दा सुर्खियों में छाया हुआ है। सरकार से विपक्ष सवाल कर रहा है और सरकार जवाब देने से बच रही है, क्योंकि सरकार फंस गई है। ऐसे में खुद को फंसता देख अब बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया है। तो राहुल के किस बयान पर बीजेपी मचा रही बवाल, और आखिर क्या है मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। चीन पर राहुल के बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। जयपुर में चीन के मामले पर राहुल ने कहा था, जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है, और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। राहुल के बयान को बीजेपी सेना का अपमान बता रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सेना के शौर्य पर सवाल है। हमने विपक्ष में नेताओं की मंशा पर कभी सवाल नहीं उठाया, हमने सिर्फ नीतियों के आधार पर बहस की है। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो राहुल गांधी को चीन समर्थक ही करार दे दिया। नड्डा ने कहा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता किया है। राहुल गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से फंडिंग हुई। यही कारण है राहुल गांधी और चीन की भाषा एक जैसी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल के बयान को देश विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान देश विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला और देश की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। जब पूरा देश और दुनिया ये कह रही है कि हमारी बहादुर सेना ने चीन को करारा जवाब दे दिया है, ऐसे में राहुल का बयान शर्मनाक है। बीजेपी राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस ने चीन के मुद्दे पर एक बार फिर मोदी सरकार को घेर लिया। जयराम रमेश ने सवाल किया कि पीएम मोदी ने 20 जून 2020 को कहा था कि चीन लद्दाख में हमारी सीमा में नहीं घुसा, तो फिर हमारे जवान उस हिस्से में पेट्रोलिंग क्यों नहीं कर पा रहे जहां 2020 से पहले करते थे। सरकार ने माउंटेन डिवीजन का गठन क्यों नहीं किया, जिसका प्रस्ताव मनमोहन सरकार की कैबिनेट में पास किया हुआ था। साथ ही ये भी सवाल किया कि पीएम केयर फंड ने चीन से सहायता क्यों ली। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बॉर्डर पर चीनी निर्माण को लेकर सवाल खड़े किए हैं और पूछा है कि चीन पर पीएम मोदी कब चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने चीन को लेकर मोदी सरकार को सचेत करने की कोशिश की है। हालांकि राहुल गांधी बहुत पहले से ऐसा कर रहे थे और देश की सुरक्षा को लेकर सवाल कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार चुप्पी साधे बैठी थी। और आज सरकार की पोल खुल गई है तो पूरी बीजेपी राहुल के पीछे पड़ गई है। यहां राहुल गांधी को जरूर फंसाने की कोशिश हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में आज राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। आखिर क्या है मामला, जिस मामले में राहुल को मिली राहत, आइए देखते हैं। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। 2019 में उन्होंने केरल की वायनाड सीट पर सीपीआई के पीपी सुनीर को रिकॉर्ड 4,31,770 मतों से हराया था। लेकिन राहुल गांधी की ये बड़ी जीत भी विवादों में फंस गई थी। राहुल के चुनाव को चुनौती दी गई थी। याचिका में वायनाड चुनाव को ही रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ये याचिका खारिज कर दी है। सरिता एस नायर ने अपनी याचिका पर दावा किया था कि वायनाड और एर्नाकुलम सीट
सीट पर उनके नामांकन को गलत तरीके से खारिज किया गया है। नायर का नामांकन पत्र 2019 में राज्य में सौर घोटाले से संबंधित 2 मामलों में उनकी दोष सिद्धि और सजा के कारण खारिज कर दिया गया था। नायर ने 2 सीटों से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया था, लेकिन दोनों से ही ये खारिज कर दिया गया था। नायर ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए दोनों सीटों पर लोकसभा चुनाव रद्द करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी। बाद में नायर ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद हमें पहले के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं दिखाई देती, इसलिए विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। वायनाड चुनाव को ही रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अब राहुल गांधी को तो राहत मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को राहत नहीं दी। आज फिर बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई हुई, तो क्या रहा कोर्ट का फैसला, देखिए खास रिपोर्ट में। बिल्किस बानो के दोषियों को समय से पहले रिहा करके गुजरात सरकार सभी के निशाने पर आ गई थी। हर जगह सरकार के इस फैसले की आलोचना हो रही थी। वहीं अपने साथ हुए इस अन्याय पर बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अब बिल्किस को कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। बानो को सुप्रीम कोर्ट से ये लगातार दूसरा झटका है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर जल्दी सुनवाई से इनकार कर दिया था। बिल्किस बानो की ओर से पेश वकील शोभा गुप्ता ने प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ से अनुरोध किया कि इस मामले पर सुनवाई के लिए एक अन्य पीठ का गठन किए जाने की आवश्यकता है, जिस पर CJI चंद्रचूड़ ने कहा था कि रिट याचिका को सूचीबद्ध किया जाएगा। कृपया एक ही चीज का जिक्र बार बार मत कीजिए। जिसके बाद आज कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए रिव्यू पिटीशन को ही खारिज कर दिया। बता दें कि बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई थी। इस याचिका में बिल्किस बानो ने अपने दोषियों की रिहाई का विरोध किया था। बानो ने अपनी याचिका में साल 2002 में उसके साथ हुए दुष्कर्म और उसके परिवार के सदस्यों की जान लेने के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों की जल्द रिहाई को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्किस को करारा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। दोषियों को मिली इस राहत पर विवाद बढ़ना तय है, क्योंकि गुजरात सरकार के फैसले की चारों तरफ आलोचना पहले ही हो रही थी। इस मुद्दे पर विवाद छिड़ेगा, लेकिन महाराष्ट्र में तो विवाद जारी है और आज शिंदे सरकार के खिलाफ सड़क पर जन सैलाब देखने को मिला। आखिर क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे ने जब से उद्धव का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है, तभी से उद्धव और शिंदे के बीच तकरार बनी हुई है। उद्धव गुट किसी न किसी मुद्दे पर शिंदे सरकार को घेर रहा है। इतना ही नहीं, महाविकास अघाड़ी गठबंधन भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शित कर रहा है। विपक्ष और सरकार दोनों के बीच जुबानी जंग तो चल ही रही थी, लेकिन आज ये लड़ाई सड़क पर भी नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए गठबंधन शिंदे सरकार के विरोध में सड़क पर आ गया है। शिंदे सरकार के खिलाफ आज महाविकास अघाड़ी की ओर से हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें कई छोटी छोटी पार्टियां शामिल हुई। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। ये प्रदर्शन सरकार और राज्यपाल कोश्यारी के खिलाफ छत्रपति शिवाजी पर उनकी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर किया गया। प्रोटेस्ट में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता अजीत पवार, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, वरिष्ठ नेता छगन भुजबल और सांसद संजय राउत शामिल हुए। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों शिवसेना, उद्धव गुट, कांग्रेस और राकांपा की ओर से विरोध मार्च का ऐलान किया गया था। एमबीए के नेताओं का कहना है कि शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले जैसी शख्सियतों के अपमान, कर्नाटक की सीमा से लगे क्षेत्रों में मराठी भाषियों के साथ अत्याचार और औद्योगिक परियोजनाओं के राज्य से बाहर होने के खिलाफ मुंबई में प्रदर्शन किया गया। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक मुंबई में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विरोध मार्च के रास्ते में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। बंदोबस्त में 317 पुलिस अधिकारी, 1870 कांस्टेबल, राज्य रिजर्व पुलिस बल के 22 प्लाटून और नियंत्रण पुलिस के कम से कम 30 दस्ते लगाए गए हैं। एमबीए का विरोध मार्च मुंबई के जेजे अस्पताल के पास से शुरू होकर दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर समाप्त हुआ। विपक्ष जमकर शिंदे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, तो जवाब में बीजेपी ने भी आंदोलन किया, यानी राज्य में सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आ गई है और आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सीएम ममता ने बीएसएफ को खरी खरी सुनाई। पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने कानून बनाकर बीएसएफ के अधिकार बढ़ाए थे। बीएसएफ को इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई का अधिकार दिया था। इसके लिए मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट की जरूरत नहीं होगी। पहले ये एरिया 15 किलोमीटर होता था। इस फैसले का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब और पश्चिम बंगाल की ओर से किया गया था, क्योंकि इस कानून का सबसे ज्यादा असर भी इन दो राज्यों पर सबसे ज्यादा दिख रहा है। पंजाब का तो आधा भाग ही बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में चला गया था, तो पश्चिम बंगाल का भी बड़ा हिस्सा बीएसएफ
की निगरानी में आ गया। और आज जब केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में हावड़ा में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक हुई तो पश्चिम बंगाल की सीएम इसे लेकर बीएसएफ अधिकारियों पर भड़क उठी। शाह की मौजूदगी में ममता ने बीएसएफ अधिकारियों पर आम जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ के चलते आम लोगों का सरकार के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा है। बंगाल की सीएम ने कहा कि बीएसएफ को बहुत अधिकार दे दिए गए हैं, जिस कारण से बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों की बिना राय के कानून बना दिया। इससे पहले ममता ने बीएसएफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीएसएफ के जवान गांव में घूमकर आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनकी जान लेकर बांग्लादेश में फेंक देते हैं और आरोप पश्चिम बंगाल की पुलिस पर लगा देते हैं। बीएसएफ के अधिकारी जानवरों को बांग्लादेश भेजने का गैर कानूनी काम कर रहे हैं। शाह की मौजूदगी में ममता की बीएसएफ अधिकारियों से बहस की भी खबर है, जिसमें दोनों ही ओर से एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ममता के तेवरों से साफ है वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाने को तैयार हैं। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की ओर से इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा गया है। ममता ने बीएसएफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीएसएफ के जवान गाँव में घुसकर आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। वैसे आम लोगों को तो बढ़ती महंगाई भी बहुत परेशान कर रही है और आज फिर सीएनजी के दामों में इजाफा हो गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार को खरी खोटी सुनाई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मोदी राज में महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार को महंगाई कहीं नहीं दिखती। सरकार महंगाई के मुद्दे को दबाने की जुगत में लगी रहती है तो विपक्ष और खासकर कांग्रेस तो बार बार जनता का ध्यान इस तरफ लाता है। ऐसे में जब सीएनजी के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई तो कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट के जरिए कहा, आज भारत जोड़ो यात्रा का 101वां दिन है, विश्राम का दिन है, लेकिन आज सुबह की शुरुआत महंगाई की मार के साथ हुई। लगभग 4 साल पहले 30 सितंबर 2018 को सीएनजी 42 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम थी, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर आज 79 रुपए 56 पैसे प्रति किलोग्राम कर दिया है। 87% की बढ़ोतरी देश की जनता जरूर हिसाब लेगी। सड़क से लेकर संसद तक महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। हर तरफ ये मुद्दा छाया हुआ है, लेकिन सरकार आम जनता को कोई राहत नहीं दे रही है। विपक्ष का तो यहाँ तक कहना है कि सरकार इस बारे में सुनना ही नहीं चाहती है। बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर सीएनजी के रेट बढ़ा दिए गए हैं। इस बार 95 पैसे बढ़ाए गए हैं। ये रेट आज सुबह 6 बजे से लागू हो गए हैं। दिल्ली में अब सीएनजी की कीमत 79 रुपए 56 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले दिवाली पर भी आम आदमी को बड़ा झटका लगा था, जब आईजीएल ने सीएनजी के दाम 3 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा दिए थे। पीएनजी के दाम में भी 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और विपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक को लेकर सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि जीएसटी काउंसिल किन वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाएगी और कहां राहत देगी। बैठक के बाद लोगों को बस इतनी राहत मिली है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। साथ ही कुछ कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर भी सहमति बनी है। तो क्या फैसले हुए बैठक में, देखिए ये रिपोर्ट। आज जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक पर सभी की नजरें लगी हुई थी। खास तौर पर संभावना जताई जा रही थी कि बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग पर जीएसटी बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जीएसटी परिषद ने इस पर फैसला टाल दिया है। दावा किया जा रहा था कि सरकार इन पर मौजूदा जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% तक कर सकती है। गेमिंग इंडस्ट्री की ओर से भी कहा गया था कि उसे जीएसटी की दर 18% से बढ़ाकर 28% करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कर एंट्री फीस की जगह ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर लगाया जाना चाहिए। सरकार को 2.2 अरब डॉलर वाले ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए, लेकिन इस मामले में जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक में चर्चा ही नहीं हो पाई। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने अपनी रिपोर्ट कुछ दिन पहले ही सौंपी थी। कम समय होने के कारण रिपोर्ट जीएसटी परिषद के सदस्यों को नहीं दी जा सकी, जिस कारण इस मुद्दे पर अब अगली बैठक में फैसला हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि जीएसटी काउंसिल समय की कमी के कारण हर मुद्दे पर चर्चा ही नहीं कर सकी। एजेंडा के 15 मुद्दों में से केवल 8 पर ही फैसला हो पाया। पान मसाला और गुटखा व्यवसायों में कर चोरी को रोकने का मुद्दा उठा ही नहीं। लोगों के लिए राहत की बात यह है कि कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया गया है। इसके साथ सरकार ने कुछ और राहत भी दी है। बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है। दालों के छिलकों पर जीएसटी अब 0 किया गया है। अब 2 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के मामले आपराधिक श्रेणी के नहीं माने जाएंगे। इन मामलों को कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।